एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो अपना घटना चक्र इतिहास देख रहे हैं उसके क्रम में आज अपनी अगली वीडियो को देखेंगे। और अभी हम लोग सम्राट अशोक को देख रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा लिया था। अभी लगभग 40-42 क्वेश्चंस और हैं, उनको भी अभी आज की वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो मौर्य साम्राज्य है उससे बनने वाले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि घटना चक्र में दिए हुए हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग मौर्योत्तर काल पे आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये क्लासेस आपको रेगुलरली, लगभग रेगुलर है, अभी 11 बजे जो है सुबह मिल जाती हैं, ठीक है। कभी किसी किसी दिन नहीं मिल पाती क्योंकि अभी हम लोग जो घटना सार है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। घटना सार को जो हमारा ईयरली करंट अफेयर्स आया हुआ है तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, इस वजह से कभी कभी ये वीडियो स्किप हो जाती है, लेकिन सामान्यतः ये आपको मिल ही जाती है। तो चलिए, अगर आप लोग घटना सार भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें हमने राष्ट्रीय घटनाओं को और जो तथ्य सार संग्रह दिया है वो, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का एक पार्ट, इतना हमने उसमें भी सॉल्व करा लिया है। तो आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। वो क्लासेस डेली आपको मिलती हैं, जल्दी समाप्ति भी हो जाएगी। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। और यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको वीडियोस के जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहे हैं कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। वहीं दूसरा जो है कारण आर कह रहे हैं कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया। और आपसे कह रहे हैं कि सही उत्तर आपको चयन करना है। कूट आपको दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में है कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में कह रहे हैं कि ए सही है परंतु आर गलत है। वहीं आप डी में देखिए तो ऑप्शन डी दिया है कि ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो एकदम ठीक दिया, यानी कथन ठीक दिया है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। कथन क्या है कि जो मौर्यकालीन शासक हैं इन्होंने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, ये बात एकदम ठीक है। और कारण कह रहे हैं कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया, तो ऐसी बात नहीं थी। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा कि केवल ए वाला ठीक है, आर गलत है। आगे देखिए कि धार्मिक आधार पर भूमिदान का जो पहला साक्ष्य है वो आपको मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के टाइम में एक अभिलेख से मिल जाता है। और मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमिदान स्वरूप नहीं दी थी। अगर हम देखें तो भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन भी हमें नहीं मिलता। और इस वजह से आप देखिए कि पहला वाला तो ठीक है, लेकिन दूसरा जो आर दिया हुआ था अर्थात रीजन जो दिया हुआ था वो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। चलिए आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कह रहे हैं कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत, नाम क्या था उनका, मेगस्थनीज, ये भारत में किसके दरबार में आए थे, ठीक है। हमारे पास विकल्प में अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और हेमू है, तो जाहिर सी बात है ये लोग नहीं होंगे। इसी में जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो मेगस्थनीज हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आए थे। मेगस्थनीज की एक पुस्तक पूछी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिका, ठीक है। कौन सी है? इंडिका। ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो याद रखिएगा मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है। हालांकि इसका जो मतलब कि एज इट इज़ वर्जन था अर्थात जो इनके द्वारा लिखी गई थी वो सेम पुस्तक प्राप्त तो नहीं हुई है, लेकिन इससे रिलेटेड ही कोई पुस्तक है जिसको ये माना जाता है कि हाँ ये वही इसका कॉपी टाइप का है, ठीक है। चलिए यहाँ हम देख लेते हैं कि मेगस्थनीज जो है ये सेलुकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजे गए थे। और कौन थे? तो यूनानी राजदूत थे। इनके पहले यानी कि यहाँ आने से पहले वो अराकोशिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेलुकस के राजदूत रह चुके थे। वहीं आप देखें तो भारत में उन्होंने जो कुछ भी देखा सुना उस सारी बातों को अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या था, इंडिका, उसमें लिपिबद्ध किया था। चलिए आगे देखिए, जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि मेगस्थनीज किनके राजदूत थे। ऑप्शन देखिए, सेलुकस, सिकंदर, डेरियस या यूनानियों के, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा सेलुकस निकेटर, ठीक है। तो मेगस्थनीज जो है वो मतलब कि दूत थे सेलुकस निकेटर के। वहीं अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि किसके टाइम पीरियड में मेगस्थनीज भारत आए थे, तो अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन, इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया, कहाँ पे किया गया है? पहला विकल्प है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, दूसरे में कह रहे हैं कि अशोक के शिलालेखों में, तीसरा कह रहे हैं पुराणों में, और चौथा है कि मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ठीक है। और फिर ऑप्शन ई आप समझ ही रहे हैं चूंकि ये बिहार का क्वेश्चन है।
तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो 7 वर्गों में विभाजन किया गया था, इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। इसकी व्याख्या आपको जानना चाहिए कि कौन कौन से वो लोग थे, ये जो 7 वर्ग में विभाजन किया गया था वो एग्जैक्टली 7 वर्ग कौन से थे। हो सकता है अगला जो क्वेश्चन बने वो वही पूछ लें कि मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार भारत देश को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था, निम्न में से कौन सा वर्ग इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए कि मेगस्थनीज के द्वारा इनकी जो पुस्तक लिखी गई उसमें इन्होंने भारत समाज को मतलब 7 श्रेणियों में डिवाइड किया, और वो 7 मतलब श्रेणियाँ कौन से हैं? पहले तो दार्शनिक, यानी कि भारत में एक वर्ग था दार्शनिकों का, दूसरा वर्ग था एग्रीकल्चर जो करने वाले लोग थे यानी कि फार्मर्स का, यानी कृषक, तीसरे पे थे जो जानवर वगैरह पालते हैं यानी कि पशुपालक, चौथे पे थे शिल्पकार जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, पाँचवें पे थे योद्धा, छठवें पे थे निरीक्षक, और सातवें पे थे मंत्री और उपदेशक। ठीक है, तो इन 7 श्रेणियों में मेगस्थनीज ने भारत देश के लोगों को डिवाइड किया। आगे देखिए कि मेगस्थनीज जो है ये भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करते, मतलब इनका ऐसा मानना था कि भारत देश के भीतर दास प्रथा जैसी जो कुप्रथा है वो बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं थी। और ये भी इन्होंने कहा कि मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। ठीक है, यानी कि अगर कोई शिल्पकार है तो वो आजीवन शिल्पकार ही रहेगा, वो शिक्षक नहीं बन जाएगा। कुल मिलाकर के ये बात है। और जो जिस जाति से संबंधित है उसको उसी जाति में विवाह भी उस टाइम पे करना होता था। ये सारी चीज़ें मेगस्थनीज की इंडिका में जो मतलब वर्णन है वहाँ से मिलता है। ठीक है, चलिए यदि हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा। अभी हम लोगों ने देखा कि इन्होंने 7 श्रेणियों में बांटा है। 7 श्रेणियों को फिर से देख लीजिए: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक एंड मंत्री एवं उपदेशक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि वो कौन सा स्रोत है जहाँ पे ये बताया गया है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। तो ये मेगस्थनीज की जो इंडिका है वहाँ से हमें इस बात की पता मतलब कि इस बात की जानकारी मिलती है कि भारत देश के भीतर दास प्रथा नहीं थी। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, कहाँ पे? तो मेगस्थनीज की इंडिका में। अब देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके कैसे विभिन्न आयोगों ने पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन को आप देखिए, झारखंड पीसीएस का ये क्वेश्चन है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी जो लोग टैक्स चोरी करते थे उनके लिए क्या दंड दिया जाता था। यानी कि अगर आप लोग टैक्स नहीं दोगे तो फिर क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, इनाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या दंड मिलता था ये आपको बताना है। तो आप देखिए डायरेक्ट डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड मिलता था। या तो टैक्स दो या तो राम नाम सत्य हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जो मेगस्थनीज के द्वारा पुस्तक लिखी गई इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र, अभी जो पाटलिपुत्र है इसका वर्तमान नगर मतलब कि नाम क्या है? पटना। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन इसमें मिलता है। और इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन है वो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा संचालित होता था। इसकी कुल जो है 6 समितियां हुआ करती थी और प्रत्येक समिति में 5 मेंबर्स होते थे। छठी समिति का कार्य क्या था? बिक्री कर वसूल करना, और करों को चोरी करने वाले को मृत्यु दंड जो है वो दिया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, आज की जैसे न्याय व्यवस्था थोड़ी ना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेगस्थनीज के द्वारा जो लिखी गई है इंडिका। वहीं अगर हम लोग 101 जो नंबर का क्वेश्चन है वो देखें कि निम्न में से कौन स्रोत है जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तार में वर्णन करता है? तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा मेगस्थनीज की इंडिका। मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग तरह से। और फिर यही पूछ ले रहे हैं कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? क्या ऋग्वेद नाम था क्या? तो बताइए, तो ऋग्वेद ही था ना? बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र था? नहीं बाबू, अर्थशास्त्र तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। और पुराण भी नहीं था, तो क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा। ठीक है, तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। और चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि इंडिका का मूल लेखक कौन था। यानी कि जो मेगस्थनीज हैं उन्हीं के बारे में क्वेश्चन बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगस्थनीज। और फिर से वही क्वेश्चन देखिए बीपीएससी ने पूछ लिया है 2015 में, तो बस मेगस्थनीज की ही इंडिका है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन एमपीपीसीएस ने पूछा 2015 में, तो कौन हो जाएगा? प्लूटार्क? नहीं, मेगस्थनीज हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन मतलब इस वाले वीडियो में
ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बने हैं वो इंडिका से ही बने हैं। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, हालांकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी था। तो देखिए क्या था, आज भी जो मतलब कि है और मौर्य काल में भी था। कह रहे हैं कि नाप तौल के बांटों का निरीक्षण, दूसरा है वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करना, तीसरा है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, और चौथा क्या हो जाएगा, शिल्पकारों का संरक्षण। ठीक है, तो ये देखिए पहले भी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता था। हाँ, थोड़ा तरीका चेंज हो सकता है, अब जैसे जो है आज के जैसे हो सकता है ना होता रहा हो, लेकिन होता उस टाइम पे भी था। ठीक है, और आज आप देखिए जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य भी है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो मौर्य युग है इसमें नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, तो नगर का जो प्रशासन चलाने का काम था वो नगर पालिका का हुआ करता था, और इसके प्रमुख जो थे वो कहलाते थे नागरक या पुरमुख। ये क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि नगर पालिकाओं के द्वारा जो नगर का प्रशासन चलाया जाता था उसके प्रमुख को क्या कहते थे, तो याद रखिएगा नागरक कहा जाता था। ठीक है, नागरिक नहीं, वरना नागरिक समझ के कंफ्यूज हो जाना, नागरक। ठीक है, या फिर पुरमुख्य। वही हम देखें तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली टोटल 6 समितियों का उल्लेख भी किया है, और इसमें से जो तीसरी समिति थी वो जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी, और वर्तमान में ये कार्य नगर पालिका प्रशासन के द्वारा आज भी किया जाता है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मतलब जब आ जाता है एग्जाम में तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है। पीसीएस 2024 में पूछा गया था। हमारे पास क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है। आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे छोटा जो पद होगा पहले आपको उसको लिखना है, फिर उससे बड़ा पद, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा पद। ठीक है, तो देखिए द्रोणमुख, स्थानीय, संग्रहण और करवाटिका, ये आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, और खुशी की बात यह है कि जो एग्जामिनर हैं उनको खुद भी नहीं पता इसका उत्तर। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे डायरेक्ट। तो मौर्यकालीन साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में जो है डिवाइड किया गया था। इसमें सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी, प्रांत। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। प्रांतों का विभाजन कई मंडलों में किया जाता था। कई मंडलों का विभाजन जो है मतलब जो मंडल होते थे उनको विभाजित किया जाता था कई विषयों में, और विषय का विभाजन होता था स्थानीय यानी कि 800 ग्रामों के समूह में। ठीक है, और अस्थानीय का विभाजन होता था द्रोणमुख अर्थात 400 ग्रामों के समूह में, और द्रोणमुख का विभाजन होता था करवाटिका या खारवटिक यानी 200 ग्रामों का समूह। और यहाँ हम देखेंगे तो खारवटिक का विभाजन होता था मतलब किसमें, संग्रहण में, और ये संग्रहण क्या है तो इसमें 10 गांव का समूह होता था। ठीक है, तो गांव जो है यानी कि ग्राम प्रशासन इसकी सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी क्या, गांव। ठीक है, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। कई सारे गांव अपना मिल करके क्या बनाते थे, ये बनाते थे खारवटिक, और कई सारे खारवटिक मिल करके क्या बनाते थे, करवाटिका, सॉरी करवाटिका नहीं, द्रोणमुख कहिए। ठीक है, और कई सारे द्रोणमुख जो है ये मिलकर के क्या बनाते थे, तो ये बनाते थे विषय। ठीक, तो इसे विषय क्या, मंडल बनाते थे। तो इस तरह से इनका जो है अपना हुआ था विभाजन। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आरोही क्रम जो है वो क्या हो जाएगा, संग्रहण, करवाटिका, यानी कि संग्रहण जो है वो, फिर करवाटिका बढ़ते हुए क्रम में लिखना है क्योंकि आरोही क्रम है, फिर खारवटिक, फिर द्रोणमुख, फिर स्थानीय। और यहाँ पे आपको दिखाया गया था ना कि प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी कहाँ गया, कि कई प्रशासन इकाइयों में बांटा हुआ था, और एक सेकंड, ये देखिए स्थानीय। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है वो स्थानीय था, और इसी स्थानीय का जो विभाजन था वो द्रोणमुख में किया गया था, यानी कि 400 द्रोणमुख जो है वो मिलकर के क्या बनाते थे, एक स्थानीय बनाते थे। ठीक है, तो देखिए अगर पूछा जाए तो क्या ही किया जा सकता है, देख लेते हैं फिलहाल के लिए कि ये जो 4 विकल्प दिए हुए हैं इसको यदि हम आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा संग्रहण, देन करवाटिका, देन इसी करवाटिका को खारवटिक भी कहते हैं, देन द्रोणमुख, देन स्थानीय। ठीक है, चलिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि 108 नंबर में कि मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको ना सही कथन बताना है। कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया था, क्या विकास किया था, यानी कि जो मौर्य नरेश थे, मौर्य सम्राट जो थे, क्या उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए, या फिर उन्होंने संस्कृति, कला और साहित्य का डेवलपमेंट किया, या उन्होंने प्रांतीय विभाजन किया, या फिर हिंदू कुश तक उनका साम्राज्य फैला था। तो मौर्यों का साम्राज्य हिंदू कुश तक तो फैला था, ये बात तो होनी ही चाहिए, तो डी वाला होना चाहिए। देखिए डी वाला केवल एक ही में दिया है, तो विकल्प हमारा डी ही सही भी हो जाएगा कि ए सही है, सी सही है और डी सही है। इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए, इस तरह की जो बातें हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगी।
तो आप देखिए मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला और साहित्य के डेवलपमेंट में अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले किया है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था और पूर्व में मगध से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सुपारा तक इनका संपूर्ण प्रदेश, और ये सब उनके साम्राज्य के ही अधीन था। ये जो अधीन शब्द है ना, ये हमारे वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाता है अधीन देकर के, क्या अधीन, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। एक इतिहासकार हैं बी.एन. स्मिथ, ठीक है, इन्होंने ऐसा बताया है कि हिंदू कुश पर्वत तत्कालीन यानी उस समय भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। और अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा वो 5 प्रांत कौन से हैं, इनकी ना मतलब इनका राजधानी पूछा जाता है। तो उत्तरापथ, अवंतिरट, पता नहीं कैसा नाम है ये। तीसरा है कलिंग, और इसकी जो है पूछी भी जा चुकी है, कलिंग की तोसली राजधानी है। दक्षिणापथ और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश, ठीक है। ध्यान से इन सब की आप राजधानी जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जैसा मैंने आपको बताया कलिंग का पूछा जा चुका है। तो आप देखिए स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का जो श्रेय है ये किनको जाता है, इंडो ग्रीक जो आए थे उनको जाता है। और मौर्य नरेश का जो संबंध है वो हमने देखा कि इन्हीं 3 पॉइंट से था, ना कि सोने के सिक्के जलाने से। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाग और बलि क्या थे। विकल्प आप देखिए कि सैनिक विभाग था, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान थे, या फिर प्रशासनिक विभाग। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो भाग और बलि थे ये क्या थे, ये ना राजस्व का स्रोत हुआ करता था। तो भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व का एक प्रमुख सोर्स होता था। अर्थशास्त्र से इस बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलती है कि जो राजा है ना वो भूमि का मालिक होता था, यानी कि फार्मर जो है वो किस मतलब मालिक नहीं है। कौन मालिक है ज़मीन का, तो राजा जो है वो ज़मीन का मालिक होता था। वो भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था, और इस भाग को मतलब ये जो है ये एक टैक्स के रूप में यूज़ किया जाता था और उसको कहा जाता था भाग, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए बलि भी क्या था, ये भी राजस्व का एक सोर्स ही माना जाता था। अब ये बलि मतलब आप वो मत समझ लीजिएगा कि जो जानवरों को काट करके बलि दी जाती है, या फिर पहले तो मतलब इंसानों की ही बलि दी जाती थी, उस टाइप का बलि नहीं। तो राजा को दिया जाने वाला, ऐसा माना जाता था कि जो जनता थी ना वो स्वेच्छा से राजा को कुछ टैक्स वगैरह दिया करते थे और उसी को बलि कहा जाता था। यानी कि स्वेच्छा से अगर दिया जा रहा है तो बलि है, यदि बलपूर्वक वसूला जा रहा है तो फिर वो टैक्स या फिर कर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का इम्पोर्टेंट सोर्स था उसको मतलब किस अधिकारी के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। तो बस ये सीता अध्यक्ष अग्रोनोमोई, ये अग्रोनोमोई तो उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछा जा चुका है। शुल्काध्यक्ष, शीताध्यक्ष, अक्राध्यक्ष, वैसे इन्होंने उत्तर शीताध्यक्ष दिया हुआ है। पता नहीं क्यों मैं शुल्काध्यक्ष में कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि वो शुल्क से रिलेटेड है ना, तो इस वजह से मुझे लगा होगा कि शुल्काध्यक्ष होगा। खैर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि शीताध्यक्ष। तो क्या कह रहे हैं आपसे कि जो भी लोग, ऐसे लोग जो राज्य की आय का सोर्स जो भूमि टैक्स था उसको वसूल करने का काम करते थे, या उसको वसूलने वाले जो अधिकारी होते थे उनको क्या कहते थे, शीताध्यक्ष। हालांकि जो सीता है ना वो मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट शब्द ही है, ये टर्मिनोलॉजी में पूछा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, अभी तो नहीं, हालांकि अभी भी है, अब बैल से नहीं जुताई होती, मतलब ट्रैक्टर से ही होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ट्रैक्टर से ही जुताई होती है तो ऐसे जो फाल उसमें लगे होते हैं, उन फालों के मध्य में एक लंबी सी ऐसे रेखा बन जाती है, जितनी दूर तक ट्रैक्टर जाता है जुताई करते हुए, तो वो जो रेखा बनती है ना, उसी रेखा को कहा जाता था सीता, ठीक है। इसी वजह से ये हो सकता है इसका मतलब अध्यक्ष जो टैक्स वसूलने वाला था उसको सीता अध्यक्ष नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में सीता अध्यक्ष ये कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि टैक्स वसूल करने का भी काम करता था। ये अग्रोनोमोई हमारी यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2023 में। जो अग्रोनोमोई है ये जिले के अधिकारी को कहते थे। शुल्काध्यक्ष वैसे जो है आप देखेंगे ना तो कहीं कहीं आपको मिलेगा कि रोड वगैरह बनवाने के जो अधिकारी होते थे उनको भी कहा जाता था शुल्काध्यक्ष। देखिए तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार का जो टैक्स वगैरह वसूलना था उनका काम ये था। वहीं अक्राध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो जो माइंस वगैरह होती है ना, जहाँ से जैसे कोयला वगैरह हो गया या और भी सोना चांदी भी माइंस से ही निकाला जाता है, तो उनके नियंत्रण का काम किसका था, अक्राध्यक्ष का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि भूमि कर जो वसूल करते थे उन्हें सीता अध्यक्ष कहा जाता था। सीता क्या है ये हमसे ऑलरेडी हमारी पीसीएस ने पूछ रखा है। तो हल मतलब खेतों की जुताई करते समय जो हल चलते थे उससे बनी हुई जो नालियाँ होती थी उन्हें कहा जाता था सीता, ठीक है।
और जो शुल्काध्यक्ष है उनका काम क्या है, तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार टैक्स वसूल करना। वहीं अक्राध्यक्ष जो है वो माइंस पे नियंत्रण करने का काम किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ ही गया है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। तो एक देवी, बिल्कुल नहीं, देवी वगैरह नहीं है। धार्मिक संप्रदाय भी नहीं है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि, बिल्कुल नहीं, ऊसर भूमि तो कोई मतलब का नहीं है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय है वो हो जाएगा सीता। ठीक है, ऑप्शन सी। और देखिए ये 2013 में भी पूछा गया है, आगे भी यूपीपीएससी ने इसको पूछ रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। और उसके पहले आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीधा अध्यक्ष द्वारा होती थी और इससे प्राप्त होने आय वाले, मतलब इससे जो टैक्स वगैरह प्राप्त होता था उसको कहते थे सीता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने के लिए कार्य करते थे या राजस्व इकट्ठा करने से कौन संबंधित थे। ऑप्शन देखिए, समाहर्ता, व्यावहारिक या फिर अंतपाल या प्रदेष्टा। तो ये हो जाएंगे समाहर्ता। ठीक है, तो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कौन थे, समाहर्ता थे। अब मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। जो अंतपाल हैं वो सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करते थे, जबकि जो प्रदेष्टा हैं वो मंडल स्तर का कार्य करते थे या मंडल स्तर के प्रशासन को देखते थे। चलिए आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी मापतौल के प्रभारी थे। तो हम लोग देख लेते हैं, पौतवाध्यक्ष, पर्ण्याध्यक्ष, शीताध्यक्ष या शून्याध्यक्ष क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पौतवाध्यक्ष। ठीक है, तो मापतौल के जो अधिकारी थे उनको क्या कहते थे, पौतवाध्यक्ष कहते थे। तो मौर्ययुगीन जो है अधिकारी, नाम क्या है उनका, पौतवाध्यक्ष। ये मापतौल यानी वेट एंड मेजर्स के प्रभारी हुआ करते थे। जबकि जो पर्ण्याध्यक्ष हैं ये वाणिज्य विभाग, जबकि शून्याध्यक्ष जो हैं ये बूचड़ खाने के प्रभारी हुआ करते थे। ये सब ना टर्म्स पूछे जाते हैं, एक एक टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इस वजह से थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि शून्याध्यक्ष कौन है, तो बूचड़ खाने से रिलेटेड है। पर्ण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग से रिलेटेड है। पौतवाध्यक्ष मापतौल से रिलेटेड हैं। और सीताध्यक्ष अभी हम लोग बताए ही हैं। देखिए ये 2020 में एग्रोनोमोई को पूछा गया था, कह रहे थे ना कि ये पूछा गया था। तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है, और मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया था कि सड़क वगैरह के निर्माण से रिलेटेड थे, यानी कि मार्ग निर्माण का अधिकारी थे ये। तो आप देखिए कि मौर्य काल में जो एग्रोनोमोई हैं ये राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव, इन सब चीज़ों से संबंधित थे। और इस तरह मार्ग निर्माण उनका मुख्य जो कार्य है वो प्रतीत होता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल एक ही काम था, कई सारे काम ये करवाया करते थे, और लेकिन इनका जो मेन वर्क था वो ये था। चलिए आगे देखिए। अब देखिए एक कठिन सा शब्द आ रहा है और देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि पंकोद कशनी रोधे। ठीक है, अभी तक कठिन सा नाम है, याद तो रहेगा नहीं। ये मौर्य प्रशासन के द्वारा लिए जाने वाला क्या था, एक तरह से दंड था, पनिशमेंट था या जुर्माना था। तो क्या था ये, कह रहे हैं पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर या मंदिर को गंदा करने पर। तो भैया यदि आप रोड को गंदा करोगे, रोड पे गंदगी फैलाओगे, तब आपको ये वाला कठिन वाला जो मतलब कि जुर्माना है वो देना पड़ता था। और इसमें क्या कुछ चीज़ें थी तो देख लीजिए। पंकोद कसन्नी रोधे, ये मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। ठीक है, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक साइड अधिकारी का नाम दिया गया है, दूसरी साइड कह रहे हैं कि उनके क्या कार्य थे। अब देख रहे हैं, अब मतलब एकदम नया नया क्वेश्चन लग रहा होगा कि अरे ये सब क्या है। तो भैया ये सब मतलब कि क्वेश्चन है किसने पूछा है, यूपीपीएससी। तो यूपीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है। तो यूपीपीएससी तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो देख के जो है तोते उड़ जाए टाइप के। चलिए देखते हैं। तो अधिकारी के नाम में क्या क्या है, तलार है, पट्टकोल है, सहसाधिपति है और बलाधिप है। वहीं इनके कार्य के देखिए तो चुंगी का सुरक्षा करना, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, या रात्रि सुरक्षा का अधिकारी, या ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो ऐसा कुछ समझ आ रहा है जिससे मतलब कि कोई ट्रिक्स वगैरह लग सके इसमें। जैसे बलाधिप, डी अगर हम देखें बलाधिप, तो सहसाधिपति, ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा जिससे कोई ट्रिक्स वगैरह या मतलब कोई कॉमन सेंस वगैरह यूज़ किया जा सके। खैर चलिए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे।
जो तलार थे ये रात्रि सुरक्षा कर्मी के अधिकारी थे। तलार जो है ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी थे। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी कि ए का 3 केवल एक में ही दिया है। पट्टकोल क्या थे? तो ये लोग ना ग्रामीण कर जो है वो वसूल किया करते थे। वहीं सहसाधिपति जो थे इनका काम क्या था? ये लोग चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी हुआ करते थे। और बलाधिप जो है ये चुंगी का संरक्षक हुआ करते थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि तलार जो है ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी थे। पट्टकोल ग्रामीण मतलब कि ग्रामीण टैक्स वसूल करने के अधिकारी थे। सहसाधिपति ये चोरी डकैती के मुकदमे के अधिकारी थे। और बलाधिप जो है ये चुंगी के संरक्षक थे। आगे देखिए कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा था? नालंदा, उज्जैन, तक्षशिला या फिर वैशाली? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, तो मौर्य काल में मतलब शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। इसके बारे में जानिए कि जो वैशाली है अभी ये वर्तमान में बिहार के एक जिले में है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध और जैन धर्म से जुड़ा था। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक गणराज्य भी था। महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा की बात करें तो ये बौद्ध शिक्षा का एक इंपॉर्टेंट केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की जो स्थापना है ये गुप्ता एरा में करवाई गई थी। तक्षशिला के बारे में बता रहे हैं कि मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, तो तक्षशिला जो है वो हिंदू और बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। चलिए आगे देखिए, अब आ रहा है कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र। इसमें कह रहे हैं कि इस मतलब कि ग्रंथ के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से न्यायालय इसमें उस टाइम पे थे? तो हमारे पास जो विकल्प है वो आप देखिए। कह रहे हैं धर्म महामात्र। तो ये धर्म महामात्र ये अशोक के टाइम पीरियड में थे। एक सेकेंड, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र तो लिखा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, किसके टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। और इन्होंने इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। और धर्म महामात्र जो है ये अशोक से रिलेटेड है। अशोक का जो 5वां शिलालेख मिला है उसमें धर्म महामात्र के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये तो नहीं होगा, पहला जहाँ जहाँ है उसको हटा देंगे अगर हम, तो पहला और तीसरा ये तो निपट ही गया। फिर धर्मस्थी, रज्जुक और कंटक शोधन। कंटक शोधन तो जो है अर्थशास्त्र में इनके बारे में प्रावधान है, तो चौथा होना ही चाहिए। इस हिसाब से हम देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो दूसरा और चौथा ठीक होगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में किनका किनका स्थान था? तो 2 जो है धर्मस्थनी और कंटक शोधन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार देखिए मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय 2 मुख्यतः जो है लोग थे। एक तो धर्मस्थी, दूसरे हैं कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो है ये दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे और जो व्यवहारिक है ये दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि जो अमात्य यानी धर्मोपधा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते हैं उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों यानी कि राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ कराने या करने के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? कुल मिलाकर के कौन है जो मतलब इतिहास के इतिवृत्त, राजवंशीय इतिहास और वीरगाथाओं को मतलब मुँह जबानी याद रखते थे? तो इनका हो जाएगा मागध, यानी कि ऑप्शन डी। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीरगाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय किनके हाथ में था? तो ये मागध और सूत वर्गों का था। ठीक है, अब छत्री थोड़ी ना छत्री की गाथा गाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किनके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी वाले, यानी कि द्रविड़ों ने किया था। ठीक है, तो गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात चोलों के द्वारा, जो कि द्रविड़ में शासक थे, इनके द्वारा किया गया। और ये व्यवस्था उस समय गांव प्रशासन का आधार भी हुआ करती थी। अगला जो क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? ये परित्यक्त मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, या मतलब होता है ना डाइवोर्स टाइप का हो जाना, इस टाइप की बातें। और ऐसा नहीं है कि कानूनी तौर पे डाइवोर्स हो जाना, ऐसे ही मनमुटाव है तो पति जो है पत्नी को छोड़ दे तो वो है परित्यक्त। ठीक है, ऑप्शन देखिए कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीति सारी अर्थशास्त्र। तो जब मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र से ही मे भी क्वेश्चन बने कि अर्थशास्त्र में इस बात की जो है जिक्र किया गया है कि
पति के द्वारा जो परित्यक्त स्त्री है, पत्नी है, उनको विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई, मतलब डाइवोर्स दे करके अपना पत्ता साफ करो, मारो गोली उसको, दूसरा ढूंढो। ठीक है। तो अर्थशास्त्र में पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी जो है वो उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के भी व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं पर पति उनका भी त्याग कर सकते थे। इस तरह की बातें थी। वहीं अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित यानी प्रोहिबिट था, तो देखते हैं कहाँ पे जो है पुनर्विवाह नहीं किया जा सकता। अगर पति मर गया तो फिर जाओ भैया, राम नाम सत्य ही है आपका भी। ऑप्शन देखिए, ये मनुस्मृति हो जाएगा। मनुस्मृति एक बहुत ही मतलब कि दकियानूसी टाइप की पुस्तक मानी जाती है। इसी वजह से शायद जो हमारे भीमराव रामजी अम्बेडकर थे उन्होंने इनको जला वला भी दिया था। खैर चलिए देखिए, तो देखिए जो मनुस्मृति का 38वां खंड है ना, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो यानी कि विधुर यानी कि विडोवर हो गया हो वो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो वो उसको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। बहुत सही काम किया था जो मनुस्मृति को जलाया था। हमेशा हमेशा के लिए लोगों की स्मृति से भी मनुस्मृति का नामो निशान मिट जाना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें जो समाज में असमानता को बढ़ावा दें वो तो सच में मतलब कि वो निंदनीय ही है। तो मनुस्मृति को ऐसे ही नहीं चलाया था। यद्यपि मैंने मनुस्मृति को बहुत अच्छे से क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जो भी चीज़ें मिलती हैं अपडेट्स में उनको देख के लगता है कि सही ही किया था। और कभी अगर वक्त मिलेगा तो एक आध बार ज़रूर देखेंगे ताकि मतलब कि बता सकें, आप लोगों के साथ साझा कर सके कि हाँ मतलब होता है ना कि किसी के द्वारा, किसी महान व्यक्तित्व के द्वारा यदि कोई कार्य किया गया है तो उसके पीछे के क्या तर्क क्या वितर्क रहे होंगे वो जानने के लिए हमें पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। तो हो सकता है अगर कभी समय मिलेगा तो हम देखेंगे। हालांकि अगर संस्कृत में लिखा है तो काहे बिन जान ही पाएंगे। फिलहाल के लिए प्रयास ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो क्या था? क्षत्रियों का व्रात क्षत्रियों का, वैश्यों का या शूद्रों का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, व्रात क्षत्रियों का। तो विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा व्रात क्षत्रिय यानी कि फॉलन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। चलिए आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आए दिन आता रहता है और हालांकि ये IAS प्री 1999 का है। अभी हाल ही में कहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से जो भारत आए हैं किसी ना किसी टाइम पीरियड में, इनको आपको मतलब लगाना है सही कालानुक्रम में कि पहले कौन आए थे बाद में कौन से आए। सबसे लास्ट में इन सब में जो है मेरे ख्याल से वेनसांग आए होंगे, क्योंकि वेनसांग ही है ना जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे। तो चौथा तो सबसे लास्ट में होना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर अगर ऐसा नहीं है तो एक सेकंड हम फिर से प्रयास करते हैं। फाहियान जो है, फिर इत्सिंग, फिर मेगास्थनीज और वेनसांग। तो मतलब कि वेनसांग हर्ष के ही दरबार में आए थे ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। खैर, मेगास्थनीज की यदि हम बात करें तो हम सबको तो पता ही है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। हम लोग ऊपर से ही अभी जितना क्वेश्चंस देखे उसमें सब समझ आ रहा है। तो कम से कम तीसरा वाला तो सबसे पहले होना चाहिए। तो इससे हमारा 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे के बाद पहला हर एक में दिया ही है, तो तीसरे के बाद पहला यानी कि फाहियान हो जाएंगे। बचे कौन? इत्सिंग और वेनसांग। मुझे लग रहा था वेनसांग लास्ट में आए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इत्सिंग लास्ट में आए हैं। तो फिर चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले आए मेगास्थनीज, फिर उसके बाद आए मतलब कि फाहियान, फिर आए वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग। तो इत्सिंग को देखते हैं किसके टाइम पीरियड में आए थे। तो देखिए कि यूनानी शासक जिनका नाम क्या था, शेलुकस, इन्होंने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में भेजा था और इन्होंने इंडिका वगैरह लिखी, ये सब देख ही चुके हैं। फिर देखिए चीनी यात्री जो फाहियान हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में भारत आए। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के समय आए। और ये देखिए इत्सिंग जो है ना वे 7वीं सदी में भारत आए थे। ठीक है, एक चीनी यात्री थे, मतलब किसी के टाइम पीरियड में नहीं आए थे इत्सिंग। तो ध्यान रखना है, मतलब उस टाइम किसी न किसी शासक का शासन तो रहा ही होगा, लेकिन इतिहास में जो है दिया नहीं है यहाँ पे। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो वेनसांग जो है वो इत्सिंग से पहले आए हैं। कुल मिला के ये बात, हालांकि मैंने NCERT में इसको पढ़ा था, अपने क्लास में पढ़ाया भी है, लेकिन दिमाग है कभी कभी चीज़ें स्किप कर जाती हैं। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ना ये क्लास 6 की डायरेक्ट NCERT से बना हुआ है। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ना एक साइड दिए हुए हैं शासक का नाम और दूसरी साइड उन शासकों ने जो उपाधियां ली हैं वो दिया है। अभी RO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें आपको समुद्रगुप्त दिए हुए थे और राजेंद्र चोल भी दिए थे। इसके साथ साथ कनिष्क का शायद नाम दिया हुआ था और हर्षवर्धन का नाम दिया हुआ था और उनकी उपाधियों को मैच करना था। खैर चलिए देखते हैं इसमें। तो
कुछ पता हो या ना पता हो, हम लोग को ये ज़रूर पता है कि चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। अशोक को हम लोग कई बार देख चुके हैं, प्रियदर्शी कहा जाता था। बिंदुसार को कहते थे अमित्रघात, और चंद्रगुप्त को चंद्रकोटस से इनकी पहचान की गई है। इस हिसाब से हम देखें तो ए का 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, डी का सी का 1, डी का 4, ठीक है। तो 23, 14 इस तरह का क्वेश्चन आए तो मज़ा आ जाता है। मतलब जो चीज़ एकदम मुँह ज़बानी रटी रहे वो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, एग्जामिनर खुश हो गया था। चलिए देखते, ये हमने देख ही लिया। कह रहे हैं अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो जिसको मार करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी ना, तो हो जाएगा बृहद्रथ, ठीक है, ऑप्शन डी। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ है, और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई, और फिर इसने अपना शुंग वंश की स्थापना कर ली। 127 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। अभी हमने देखा, हाँ ये बात सही है। फिर कह रहे हैं कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने और उनके राज सिंहासन हथिया ले, मतलब उनको निपटा के फिर राज सिंहासन छीन लिया। फिर कह रहे हैं आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक के पद को वंचित किया। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि किसने किसको निपटा करके अपनी जो सत्ता है वो हासिल की है। तो आप देखिए कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, मतलब कि सही एकदम दिया हुआ है। तो जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वो इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से जाना जाता है। और शुंग वंश के अंतिम राजा कौन थे? देवभूति। अत्यंत विलासी प्रकृति के थे, और वो अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाले गए। अब ऐसे लोगों का यही हाल होता है। आगे देखिए कि वायु पुराण के अनुसार जो अंतिम कण्व शासक, जिनका नाम था सुशर्मा, ये अपने आंध्र जाति भृत्य शिमुक यानी कि सिंधुक द्वारा मार डाले गए। और ये जो शिमुक है ना, इन्होंने फिर अपना सातवाहन वंश की स्थापना की थी, ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे इन्होंने प्राकृत भाषा का संरक्षण किया। और जो सातवाहन वंश है, इसमें आपको शिमुक जो है, ये इसके क्या थे, शिमुक जो है ये मतलब इसके क्या होता है, फाउंडर थे, ठीक है। और इसके साथ साथ सातवाहन जो है वो आपको दक्षिण भारत में मिल जाएंगे। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सातवाहन से, जैसे इनकी राजधानी पूछी जाती है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो सातवाहन शासक थे इनकी राजधानी क्या है, कई बार हमारे पीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य काल में जो प्रणयम है ये क्या था। ऑप्शन देखिए, आपातकालीन टैक्स, प्रेम विवाह, या भूमि अनुदान, या भूमिकर। तो ये भैया आपातकालीन टैक्स था, ठीक है। आगे देखिए कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। विकल्प में आपको महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन और अशोक दिए हैं, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी वाले, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के द्वारा गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया। और चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे ना डायरेक्ट जो है वन लाइनर टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ईसा पूर्व के कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर अपना जो ध्यान है वो दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर, इनका नाम क्या था, याद रखिएगा, पुष्यगुप्त बैस, ठीक है। इन्होंने एक झील खुदवाई थी जिसका नाम था सुदर्शन झील। यूपी टेट 2020 में हुआ था, ठीक है, यूपी टेट 2020, उसमें जो अपर वाला होता है ना, जिनकी जूनियर यूपी टेट होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कि प्रशासन से रिलेटेड है, और आपको यही वाला उत्तर वहाँ पे टिक करना था। आगे देखिए, आगे चल के अशोक के टाइम पीरियड में तुषास्य ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इससे कई सारी नहरें निकाली। सक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। और शासक रुद्रदामन के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर, जिनका नाम क्या था, सुविशाख, इन्होंने इस झील के बांध की मरम्मत भी करवाई थी। और चूंकि रुद्रदामन का ये कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नाम ही रहेंगे। और इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का भी नाम गिरनार क्षेत्र के जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, किंतु इनका जो समय है वो ईस्वी सन के बाद का है, यानी कि ईस्वी आता है, ईसा पूर्व का नहीं है। इस वजह से इसका जो मतलब कि उत्तर है वो इस तरह माना गया। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय इसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने भी इस झील का पुनरुद्धार करवाया था, ठीक है। तो आपको समझ आया कि यद्यपि जो रुद्रदामन है वो भी इस झील से रिलेटेड है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहे थे कि ईसवी सन के पूर्व यानी ईसा पूर्व जिन लोगों ने इस मतलब कि गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया उसके बारे में आपको बताया है, ना कि ईसवी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो यहाँ फंसा हुआ था, ऑप्शन देख करके नहीं फंसना था, ऑप्शन देख करके उत्तर ना निकलता, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से इसका उत्तर निकलता, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, मेरे ख्याल से ब्लास्ट ही होने वाला होगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया, तो बस ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट में भी। अगला देखिए कि निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो जो है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ से अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं ना कि वो जो सुदर्शन झील है उससे रिलेटेड है ये लोग, और ये यहाँ से इसकी जानकारी भी मिलती है। गौतमीपुत्र शतकर्णी, ये नासिक प्रशस्ति, इसको जो है ध्यान से देखिएगा, कई बार यही पूछ लेते हैं कि किस वंश से ये रिलेटेड है। अशोक का गिरनार अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। फिर देखिए कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि गौतमीपुत्र शतकर्णी का नहीं, ये रुद्रदामन का जो अभिलेख है ये हो जाएगा, ठीक है, हाथी गुम्फा नहीं होगा। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो तो ऊपर देख के आ ही रहे हैं। तो अशोक का अभिलेख देखिए कि महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। जो रुद्रदामन है ये पश्चिमी भारत के शकों के एक महान शासक थे। गुजरात के जूनागढ़ यानी कि गिरनार से शक संवत 72 यानी कि 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और इससे उसकी जो विक्ट्रीज हैं यानी विजय हैं, व्यक्तित्व और कृतित्व का जो मतलब विवरण वगैरह है वो मिलता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी दो लेख इस पर खुदाए हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 में कर्नल टाड ने इस लेख का पता लगाया, और यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं से रिलेटेड है। कौन सा एक सही नहीं है। कह रहे हैं बराबर पहाड़ी कुल 4 गुफाएं हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये तो एकदम सही है। और चौथा है कि यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, बस यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित जो बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियाँ हैं, और नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं, बराबर नाहक पहाड़ी पे टोटल आपको 4 गुफाएं मिलेंगी। इनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण है। चौथी गुफा जिसे हम लोग लोमहर्ष कहते हैं एग्जैक्टली, कि लोमहर्ष ऋषि गुफा, इसमें मौखरी शासक अनंत वर्मा का उल्लेख है और उनका लेख है। पहली जो 3 गुफाएं हैं अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफाओं के दान के बारे में बातचीत करती हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल यानी कि 321 से 184 ईसा पूर्व है, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान पे पाई गई है। कह रहे हैं झींग का नगरा, नूहग्राम, बेशनगर या परखम, क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी यानी कि परखम, ठीक है। तो मौर्यकालीन मूर्तियों में जो मणिभद्र यक्ष नाम की अंकित मूर्ति है वो परखम से मिली है। तो याद रखिएगा कि मथुरा की जो मूर्ति कला है इसका प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ किसकी हैं, यक्ष की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न हिस्सा मानी जाती थी, और यहाँ से सर्वाधिक इम्पोर्टेंट परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यानी यक्ष की मूर्ति मिली है, और इसका संबंध मौर्य काल से। मथुरा से प्राप्त ये यक्ष की जो प्रतिमा है ये भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखिए ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा युग में सही सुमेलित है। एक साइड लोथल दिया, सारनाथ, फिर राजगिरी, फिर नालंदा। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि लोथल का संबंध एंशियंट डॉकयार्ड से है। दूसरा मतलब कि सारनाथ का फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा से। राजगिरी का लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक। फिर नालंदा का ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि तीसरा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विकल्प में देखने को मिलेगा कि लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं, परंतु राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोक ये गलत है, ठीक है। और इसका जो है सही उत्तर क्या होना चाहिए कि जो लायन कैपिटल ऑफ अशोका है ये क्या होना चाहिए, सारनाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सारनाथ होना चाहिए, लायन कैपिटल ऑफ बुद्धा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, ठीक है। क्या है लास्ट क्वेश्चन कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। तो क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में बातचीत इसमें की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर के पी जायसवाल ने विशाखदत्त का जो मतलब विशाखदत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके द्वारा एक नाटक लिखा गया है मुद्रा राक्षस। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा विशाखदत्त। इनसे जो है यानी मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृतों पर टॉर्च डाला गया यानी प्रकाश डाला गया है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की जो दुराभिसंधियां हैं
हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग जो मौर्य साम्राज्य है उसको समाप्त कर चुके हैं। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग मौर्योत्तर काल को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और जो हमारी घटनासार करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसके साथ ज़रूर जुड़िए। आपको उससे पूरे एक साल का जो करंट अफेयर्स है वो रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।